सो हेलो एवरीवन। कल हमने RH इनकम्पैबिलिटी तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सो RH इनकम्पैबिलिटी क्या होती है? RH incompatibility occur when RH negative individual receive RH positive blood। तो जब RH नेगेटिव RH पॉजिटिव ब्लड को रिसीव करता है तो वो RH इनकम्पैबिलिटी होती है। अब नॉर्मली जब भी RH नेगेटिव पर्सन होता है वो RH पॉजिटिव ब्लड को रिसीव करता है तो उसमें कोई भी इमीडिएटली रिएक्शंस नहीं होते हैं RH नेगेटिव इंडिविजुअल में। डज नॉट नॉर्मली हैज़ एंटी RH एंटीबॉडी। तो उस इंसान के पास, उस इंडिविजुअल के पास नॉर्मली एंटी RH एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट नहीं होंगी। However, the donor's red cells induce an immune response। So जो डोनेट कर रहा है, जो डोनर है उसके जो रेड सेल्स हैं इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द रेसिपिएंट टू सिंथेसाइज एंटी RH एंटीबॉडी। तो एंटी RH एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है विच टेक अबाउट 2 to 4 months टू रीच अ सिग्निफिकेंट टिटर। तो 2 से 4 महीने लगता है उसे फॉर्म करने में। हाउएवर बाय दैट टाइम द डोनर्स रेड सेल्स डाई देयर नेचुरल डेथ विद इन 120 days। और जो डोनर्स के रेड सेल्स होते हैं वो 120 दिन के अंदर मर जाते हैं। तो जितना टाइम को एंटी RH एंटीबॉडी बनाने में लगता है उससे पहले ही वो मर चुके होते हैं उनके रेड सेल्स। सो द एंटी RH एंटीबॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी हार्म टू द रेसिपिएंट्स। तो जो एंटी RH एंटीबॉडी होते हैं वो रिसिपिएंट्स के रेड सेल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते बिकॉज द RH नेगेटिव रिसिपिएंट्स रेड सेल कंटेन नो RH एंटीजन। क्योंकि RH नेगेटिव रिसिपिएंट्स के पास कोई RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। इतना समझ में आया? एंटी RH एंटीबॉडी हार्म नहीं पहुंचाते रिसिपिएंट्स को, नहीं पहुंचा सकते हैं क्योंकि RH नेगेटिव रिसिपिएंट्स के पास RH एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते। बिकॉज अगर उनके पास प्रेजेंट होते तो वो उसको कर सकते थे, बट उनके पास प्रेजेंट नहीं है क्योंकि उसके फॉर्मेशन से पहले ही डोनर्स की डेथ हो चुकी थी। डोनर्स एंटी RH एंटीबॉडीज़ की डेथ हो चुकी थी फॉर्मेशन होने से पहले। But if the same RH negative person who have already received a RH positive blood before receive a second RH positive transfusion, later the anti-RH antibodies are synthesized in large amount immediately by the memory cells. So अगर वो RH negative RH पॉजिटिव ब्लड को दोबारा से इनटेक कर रहा है, दोबारा से उसको रिसीव कर रहा है, तो सेकेंड टाइम पे वो फर्दर बहुत ही इमीडिएटली रिएक्शन शो करेंगे। दिस एंटीबॉडी रिएक्ट अगेंस्ट द डोनर सेल्स। तो ये जो एंटीबॉडीज होंगे डोनर सेल्स के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे एंड कॉजेज रिएक्शन ऑफ मिसमैच ट्रांसफ्यूजन। अब मिसमैच ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन होगा। दस द RH नेगेटिव इंडिविजुअल कैन सेफली रिसीव RH पॉजिटिव। तो RH नेगेटिव जो होगा सेफली कब रिसीव कर लेगा RH पॉजिटिव? फर्स्ट टाइम में, वंस इन अ लाइफ टाइम। अपनी लाइफ में पहली बार वो आराम से रिसीव कर सकता है, बट मोर देन वन टाइम वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो एंटी बॉडीज़ होगा वो उसके बॉडी में प्रेजेंट हो जाएगा। सेकेंड टाइम के लिए वो फर्दरली बहुत ही जल्दी से इमीडिएटली रिएक्शन दे देगा। द सिमिलर RH इनकम्पैटिबिलिटी अकर इन प्रेगनेंसी व्हेन RH नेगेटिव मदर बियर RH पॉजिटिव fetus which lead to इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स। सो अगर RH नेगेटिव मदर है और अगर फेटस RH पॉजिटिव हो रहा है तो उसकी वजह से ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स हो सकता है बेबीज़ में। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फिजियोलॉजिकल बेस क्या है? तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड और अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज़ कॉमन इन मेडिकल प्रैक्टिस। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना
ब्लड के कंपोनेंट का ट्रांसफ्यूजन करना कॉमन सी बात होती है. द कॉमन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड और रेड सेल्स concentrated that are required for the treatment of acute hemorrhage of सर्व एनीमिया. तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कराना रेड सेल के कॉन्सेंट्रेटेड जितना रिक्वायर्ड होता है ट्रीटमेंट के लिए उनको सर्व कराना एनीमिया में और हेमोरेज में जितनी भी ब्लड और रेड सेल्स की ज़रूरत होती है उनको ट्रांसफ्यूजन कराते हैं. However, should be careful for the possibility of transfusion of infected disease like HIV, hepatitis, and other hazards of transfusion when transfusion is given frequently. तो बहुत ही केयरफुली ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए. इन्फेक्टेड डिसीज़ होते हैं, कुछ HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कुछ हजार डिसीजेज होते हैं ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, तो ट्रांसफ्यूजन फ्रिक्वेंटली होता है. इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन. अब एक्यूट ब्लड लॉस, होल ब्लड इज प्रेफर्ड. chronic anemia, packed red cells are preferred to whole blood. Bone marrow failure, leukemia, apoplastic anemia, bone marrow infiltration of neoplastic cell in bone marrow failure, fresh blood and specific blood component are required. सो सब चीज़ में बताया कि इस टाइम पे कौन से टाइप के ब्लड हमें प्रेफर्ड होते हैं. तो एक्यूट ब्लड लॉस में जैसे ब्लड का कमी हो जाती है तो उस टाइम पे नॉर्मल होल ब्लड की ज़रूरत होती है. क्रॉनिक एनीमिया होता है तो उसमें पैकेट रेड सेल्स की ज़रूरत होती है और कई टाइम पे पूरे ब्लड की भी ज़रूरत होती है. बोन मैरो फेलियर लोगों को जैसे ल्यूकीमा, प्लास्टिक एनीमिया में और बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स चाहिए होते हैं. बोन मैरो फेलियर में फ्रेश ब्लड, स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट चाहिए होता है. रेड सेल्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड अलॉन विद द ग्रैनुलोसाइट टू रेसिस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए रेड सेल्स को. पुरपेरा में प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है. क्लोटिंग फैक्टर डिफिशियंसी में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए होता है. हेमोफीलिया सैक्रोसेप्शन रिच फैक्टर 8 and fibrinogen is given. Preparation for surgery and during surgery में patients is anemia. Blood is transfusion prior to surgery. During major surgeries, blood transfusion is routinely administered. Loss of 500 milliliter of blood is usually tolerated during surgery in patient with normal HB prior to surgery. If blood loss is expected to more than this, transfusion is always planned. सो उसे प्लान करके ट्रांसफ्यूशन किया जाता है. इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफ्यूशन. अब बर्न के टाइम पे प्लाज्मा रिच इन प्रोटीन इन लॉस्ट फॉर द बर्न सरफेस. दिस इज corrected with plasma and colloids. If anemia is solved, packed red cells are transfused. Packed red cells चाहिए होंगे. anemia में usually blood transfusion is not required. In chronic stable anemia, in hemagglutinopathys like thalassemia and sickle cell anemia, blood transfusion is the cornerstone of the treatment. ट्रीटमेंट की cornerstone मानी जाती है इन चीज़ों के लिए. Repeated and multiple transfusion in thalassemia and sickle cell disease not only aim to improve HB content but also inhibit erythropoiesis so that effective cells are not produced. However, transfusional hemochromatosis limits useful of this treatment. A procedure of blood transfusion. The first step in any transfusion is the identification of a healthy and appropriate donor. एक ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए सबसे पहले एक हेल्थी और एप्रोप्रिएट डोनर की ज़रूरत होती है. ब्लड ग्रुपिंग फॉर RH and NBO टाइप ऑफ बोथ रिसिप्टेंट्स एंड द डोनर आर क्रॉस मैचिंग ऑफ ब्लड और बोथ रिसिप्टेंट्स एंड द डोनर आर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. सो उनकी मैच कर लेनी चाहिए, क्रॉस मैच कर लेना चाहिए. ब्लड्स का जो ABA टाइप हो या RH हो, दोनों ही टाइप के. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू इंश्योर सेफ्टी एंड कॉम्पेबिलिटी. तो इम्पॉर्टेंट स्टेप सेफ्टी और कॉम्पेबिलिटी होती है. इन मिसमैच ट्रांसफ्यूजन एग्लूनेशन
clumping of red cells occur in recipient's blood leading to acute hemolysis which may be threatening. तो अगर मिसमैच कर जाता है ट्रांसफ्यूशन तो जो पेशेंट होते हैं, जो रिसिपिएंट्स होते हैं, जो ब्लड ले रहे होते हैं, उनमें हेमोलाइसिस हो जाती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होगी. Therefore, a suitable transfusion should always include selection of appropriate donor, ABO and RH typing, cross matching. Okay, so antibody screening of the patient to detect the presence of clinically significant antibodies. Selection of appropriate donor का selection कैसे होता है? Healthy donor free from transfusion transmissible disease should be identified for blood transfusion. So blood transfusion के लिए आइडेंटिफाई होना चाहिए कि उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन डिसीजेस तो नहीं है. Ideally, the age of the donor should be 18 year or above and should not be above 60 year. Donor should be voluntarily willing to donate blood. The hemoglobin status of the donor should be estimate. There should be minimum of 12 gram HB in female and 13 gram HB in male. Donor must be screened for AIDS, hepatitis, lymphomas and protozoal organisms like malaria, filaria, etc. अब ABO RH टाइपिंग क्या है? तो the two major blood group system for transfusion are ABO and RH system. ABO incompatibility cause immediate reaction. So ये immediate reaction देता है and may even kill the person, और person को kill भी कर सकता है. The RH incompatibility causes delay reaction. Therefore, ABO and RH compatibility must be ensured before any transfusion. The concept of universal donor and recipients help in this process. इस प्रोसेस में यूनिवर्सल डोनर और रिसिपिएंट बहुत हेल्प करते हैं. अब यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव, O ग्रुप, RH नेगेटिव पर्सन आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल डोनर बिकॉज देयर रेड सेल्स कंटेन नो एंटीजन. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनके पास एंटीजन नहीं होते बट एंटीबॉडीज दोनों की होती हैं. देयरफॉर देयर ब्लड सेल्स आर ट्रांसफ्यूजन टू एनी इंडिविजुअल डू नॉट कॉज एग्लूनेशन रिएक्शन. तो ये कोई एग्लूनेशन रिएक्शन नहीं कॉज करता है. इनके रेड ब्लड सेल्स में कोई भी एंटीबॉडीज एंटीजन नहीं होते हैं. हैंस ब्लड ग्रुप O नेगेटिव कैन बी गिवन टू एनी इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल को हम O नेगेटिव दे सकते हैं. अब यूनिवर्सल रिसेप्टेंस क्या होते हैं? Individual having blood group AB positive, AB group and RH positive are considered to be universal recipients because their plasma contain no antibodies. क्योंकि इनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती बल्कि इनके RBCs में A और B दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. Therefore, they can safely receive blood from any one of they do not cause agglutination reaction against any blood cells. So अब ये देख लेते हैं. क्रॉस मैचिंग इज मस्ट बी फॉर ट्रांसफ्यूजन. थ्रूली टेक्निकली द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिसेप्टेंस इज ट्रू. Transfusion of blood based on this concept alone may not provide full assurance of compatibility always, as there are many more other minor blood group system. छोटी छोटी और भी होते हैं. Therefore, barriers to blood transfusion cross matching should always be done to eliminate the possibilities of any form of mismatching. However, in an emergency condition, this concept may be used in selecting the donor if the blood group of donor and recipients are known without waiting for the report of cross matching. So ये जो था इम्पॉर्टेंट था टॉपिक. इसमें यही है कि क्रॉस मैचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है. और जैसे हमने जो RH सिस्टम और ये जो ABO सिस्टम का था ये भी सही है बट कई टाइम पे क्रॉस मैचिंग जो होती है वो और भी ज़्यादा यूज़फुल होती है. बिना इसके ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो क्रॉस मैचिंग देख लेते हैं. दे आर टू टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग, मेजर और माइनर. तो मेजर में क्या होता है, माइनर में क्या होता है? इन मेजर क्रॉस मैचिंग द सेल्स ऑफ द डोनर आर डायरेक्टली मैच अगेंस्ट द प्लाज्मा ऑफ द रिसिपिएंट्स. तो जो डोनर का जो सेल होता है वो रिसिपिएंट के प्लाज्मा से अगेंस्ट हो जाता है, क्रॉस मैच कर जाता है.
as it is important to ensure the antibodies present in their recipient's plasma do not harm the donor's red cells. So जो डोनर्स के जो रेड सेल्स डोनर दे रहा है उसके रेड सेल्स कोई भी हार्म ना हो बाय द प्लाज्मा ऑफ रिसिप्टेंट्स, तो रिसिप्टेंट के प्लाज्मा से कोई भी हार्म ना हो. दिस क्रॉस मैचिंग इज कॉल्ड द मेजर क्रॉस मैचिंग. ये ज़रूरी ही होती है इसे मैच करना. द एबियो एग्लूनेशन आर हाईली एंटीजेनिक and produce agglutination even in low concentration. Therefore, through the donors red cells are less in quantity. तो डोनर्स के जो रेड सेल्स होते हैं वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं दैन द रिसिप्शन से दे प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन रिएक्शन, क्योंकि अगर वो एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो कर जाएं, क्योंकि वो जो सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत ही स्पीडली एग्लूटिनेशन शो करता है लो कॉन्सेंट्रेशन में भी. अब माइनर क्रॉस मैचिंग क्या होती है? माइनर क्रॉस मैचिंग द डोनर प्लाज्मा इज चेक अगेंस्ट द रेड सेल्स ऑफ द रिसिप्टेंट्स. इसमें डोनर्स के जो प्लाज्मा होते हैं उसे क्रॉस चेक किया जाता है रिसिप्टेंट्स के रेड सेल से. इट इज़ called minor cross matching because it is not very important to assess the reactivity of donors agglutination against recipient cells. So इसे minor इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें donors agglutination के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं होगा recipient cell से. So this is because small volume of donor plasma is diluted in large volume of the recipient's plasma. तो अगर इसलिए क्योंकि जो स्मॉल वॉल्यूम का जो डोनर्स प्लाज्मा होगा वो डाइल्यूट होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिसिप्टेंट्स प्लाज्मा में. Therefore, the agglutination titer of donors plasma fall to such a low level after transfusion that they are unlikely to damage the red cells of the recipients. However, for full compatibility, minor cross matching should always also perform. इसे भी किया जाता है. अब एंटीबॉडीज देख लेते हैं. Antibody screening of the patient. The patient who receive transfusion, his serum should be screened for various antibodies. Antibodies like autoantibodies that may react against the donor cells and causes hemolysis. Therefore, it is the ideal to do antibodies screening for the patient. Okay, so next step, blood collection and storage. So collection of blood, venipuncture is done to collect blood. Ideally, not more than 350 milliliter of blood is collected from a single donor at a time. From antecubital 1, blood flow freely into a collecting bottle or bag दैट कंटेन एंटीकोगुलेशन, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो कोगुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, वो एंटीकोगुलेशन होता है उसमें. द यूजुअल कलेक्शन टाइम इज 7 to 10 minutes. द ब्लड मिक्स विद 50 to 70 milliliter ऑफ एंटीकोगुलेशन कंसिस्ट ऑफ सिट्रेट, फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज. तो CPD वहाँ पे प्रेजेंट होता है एज एंटीकोगुलेशन, जिसकी वजह से 50 to 70 इसमें मिक्स हो जाता है, ब्लड में कोगुलेट नहीं होता. डायसोडियम हाइड्रोसिट्रेट इज यूज्ड इंस्टेंट ऑफ सोडियम सिट्रेट एज एंटीकोगुलेशन बिकॉज दिस फेवर फॉल ऑफ pH which is required for cellular of red cells. Okay, so BP and heart rate are monitored after collection, especially before they get up फ्रॉम द सपेन पोस्चर. तो उस पोस्चर से उठ जाए उससे पहले इनको BP और हार्ट रेट चेक किया जाता है. नॉर्मल सम डिग्री ऑफ डायफोरेसिस, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड डिजीज accompany this bleeding. Donors are advised not to go for work for rest of the day and should also avoid exercise. They are also advised not to donate blood for at least next 3 months. तो 3 महीने के बाद वो दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, पर 3 महीने के अंदर नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और थोड़े टाइम के लिए अपना जॉब भी रोक देना चाहिए. ओके, ऑटोलोगस डोनर ब्लड. व्हेन द डोनर इज द रिसिपिएंट हिमसेल्फ, ओके, द ब्लड कलेक्टेड is called autologous donor blood.
and the transfusion is called autologous transfusion. सो जब भी डोनर जो होता है वो रिसिपिएंट हिमसेल्फ अपने लिए रिसेप्ट कर रहा होता है, ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूशन कहा जाता है उसे. सो उस डोनर को ऑटोलोगस डोनर कहते हैं, उस ट्रांसफ्यूशन को ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूशन कहते हैं. ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूशन वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बिफोर, पहले नहीं प्रैक्टिस किया जाता. हाउएवर इट्स एपिडेमिक has increased the necessity and importance of autologous transfusion in transfusion medicine. तो एड्स की वजह, एपिडेमिक्स की वजह से इसे ये इंक्रीज़ हुआ, इसकी ज़रूरत पड़ी ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूशन की. दिस कैन बी डन प्रायर टू अ प्लांट सर्जरी. तो ये डन होता है एक प्लांट सर्जरी के थ्रू. द HP ऑफ द पर्सन शुड बी मोर देन 12.5 ग्राम, और जो पर्सन का HB होना चाहिए वो 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए. ब्लड इज़ कलेक्ट एवरी 72 आवर्स अप टू 72 आवर्स प्रायर टू सर्जरी और टिल टू HB लेवल हैज़ नॉट गॉन बिलो 11 ग्राम. तो हर 72 आवर्स में उनका ब्लड कलेक्ट किया जाता है, फिर भी उनका जो HB लेवल होना चाहिए वो 11 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, % से कम नहीं होना चाहिए. यूजली 2 to 4 यूनिट्स ऑफ ब्लड ऑफ 250 मिलीलीटर ईच कैन बी कलेक्टेड. सो then the same blood recipients on blood is used during surgery. तो उसका खुद का ब्लड ही सर्जरी में यूज़ कर दिया जाता है. अब स्टोरेज ऑफ ब्लड इज स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक एट 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है. स्टोर्ड ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूशन शुड आइडियली बी यूज विद इन 2 वीक ऑफ स्टोरेज. स्टोरेज के 2 वीक तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट यूज़ करना होता है. 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है. हाउएवर ब्लड शुड not be used if it is stored for more than 3 weeks because gross hemolysis occur after this period. क्योंकि gross hemolysis हो सकता है ब्लड में, इस 3 वीक के बाद हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. रेड सेल चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज के टाइम पे रेड सेल चेंज होता है. तो रेड सेल अंडरगो रैपिड चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज इन सिंपल citric solution even at 4 डिग्री सेल्सियस. ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज द चेंज दैट अकर आर मेनली ड्यू टू रिडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल. तो सेल्स के रिडक्शन मेटाबॉलिज्म की वजह से वो थोड़ा चेंज हो जाता है. इवन तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, साइट्रेट सॉल्यूशन में रखा जाता है, उसके बाद भी द चेंज आर क्या क्या चेंजेस होते हैं. इंक्रीज इन सोडियम एंड डिक्रीज इन पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द रेड सेल्स. दिस अकर ड्यू टू डिक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिक्रीज हो जाता है इस वजह से. एट लो टेम्परेचर सोडियम आयन एंड पोटेशियम पंप एक्टिविटी इज ग्रॉसली डिक्रीज हो जाता है. दिस रिजल्ट इज द नेट इंक्रीज इन टोटल बेस एंड द वाटर ऑफ द सेल. सो टोटल बेस और वाटर ऑफ द सेल इंक्रीज हो जाता है. इनिबिशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन दैट कॉज वाटर टू एंटर द सेल बाय एंडोमोसिस. एंडोमोसिस के थ्रू को वाटर को सेल में विन पास किया जाता है ताकि इनको सोडियम पोटेशियम आयन इंक्रीज कर सके. सेल स्वेल एंड बिकम मोर सैप्रोसाइटिक. दिस रिजल्ट इन स्पॉन्टेनियस हेमोलिसिस. तो ऐसा कब होता है? स्पॉन्टेनियस हेमोलिसिस में होता है. सेल जो होता है उसमें पानी की एंट्री दी जाती है जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाते हैं. ल्यूकोसाइड एंड प्लेटलेट्स ऑलमोस्ट टोटली डिसअपियर विद इन 28 to 48 आवर ऑफ स्टोरेज. 20 to 48 आवर में वो डिसअपियर होने लग जाते हैं. द ATP कंटेंट इन द सेल डिक्रीज. और जो सेल के अंदर ATP कंटेंट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है. एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज. और फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. दिस इज ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द फॉस्फोरिलेशन एंड डिफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस इन द सेल. इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस होने की वजह से. अब ट्रांसफ्यूशन के बाद स्टोरेज ब्लड में क्या चेंजेस होता है? Within 24 hours transfusion, the cell metabolism greatly increase constantly. The sodium is extruded from the cell and the potassium is drawn back into the cell. So हर चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जल्दी हो जाती है. The volume, shape and fragility of the red cell come back to normal within 24 to 48 hours. Red cell shows 80%
percent of survival 24 hours after transfusion. And the transfusion is given within 14 days of storage of the blood. But the survival rate is greatly decreased if the blood is stored for more than 2 weeks. अगर 2 वीक से ज़्यादा अगर रख दिया जाए तो सर्वाइवल रेट उसका डिक्रीज़ हो जाता है. अगर उसके अंदर ही उसे ट्रांसफ्यूजन करा दिया गया तो वो इंक्रीज़ रहता है और वो जल्दी से जल्दी 80% चांसेस होते हैं कि 24 आवर्स में जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, उसकी शेप साइज सही हो जाए, बल्कि उसका प्रोसेस भी एकदम वही हो जाए. देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ ब्लड आइडली विद इन 14 डेज ऑफ स्टोरेज के 14 डेज में ही हमें ब्लड को यूज़ कर लेना चाहिए. थ्रू ब्लड कैन बी यूज अप टू 21 डेज. ब्लड शुड नेवर बी यूज आफ्टर 30 डेज ऑफ स्टोरेज. हज़ार्ड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन हम कल करेंगे. सो यहाँ तक आपका कंप्लीट है. Okay, thank you guys. If you like the video, please press the bell icon. Press the like button. Press the subscribe button for more biological subject information about every biology. So whole biology I will complete it through this channel. Thank you. Subscribe and please support me, guys.